नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, विश्व इतिहास के तहत हमने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया है यानी कि नए अध्याय को प्रारंभ किया। नए अध्याय की बात की जाए तो नए अध्याय का जो नाम है नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति। हमने जैसा कि देखा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया, तो उसी के तहत हमने देखा जो फ्रांस का शासक होता है नेपोलियन तृतीय, इसकी क्या भूमिका रहती है। आज उसी के बारे में यानी कि उसकी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसीज के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले नेपोलियन तृतीय के हाथ में किस तरीके से शासन सत्ता आती है और उससे पहले फ्रांस की कौन सी स्थिति रहती है, कौन सी वहाँ की परिस्थितियाँ रहती है, उसी को मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में बात की जाए 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में पुनः एक क्रांति होती है। पहले तो 1789 वाली हमने पढ़ी थी। उसके पश्चात 1848 ईस्वी में जो पुनः क्रांति होती है, द्वितीय गणराज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है और एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार बोले कि जब तक जो निर्वाचन होकर पुनः जो सरकार की जो बात की जाए निर्वाचन के माध्यम यानी मतदान के माध्यम से पुनः जो सरकार जब तक न बने तब तक जो एक अंतरिम यानी जो कार्य संचालन हेतु जो काम चलाऊ रूप से एक सरकार का गठन किया जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि अंतरिम सरकार में जो जिसमें दो विचारधाराएं हमने देखने को मिली। एक तो गणतंत्रवादी समर्थन की धारा, और गणतंत्र तो वैसे ही स्थापित किया, गणराज्य किया, लेकिन एक समाजवादियों की धारा थी। तो इनमें हमें जो टकराव की परिस्थितियां देखने को मिलती है, जिसके तहत हमने देखा कि इनके द्वारा अंतरिम सरकार का गठन तो कर दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर ही जो विवाद होता है, समाजवादी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, जिनकी क्या होती है दलित वर्ग पे, मजदूरों पे पकड़ होती है और उनके द्वारा जो अलग तरीके से जो बात की जाए जो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसी के तहत इनमें जो क्या होता है मतभेद होता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को लेकर विवाद होता है। गणतंत्रवादी समर्थक होते हैं, वह तो सिर्फ इतना परिवर्तन चाहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो जाए उसकी जगह जो एक गणतंत्र की स्थापना हो जाए। और ये समाजवादी चाहते थे समाज में सारा ही परिवर्तन होना चाहिए, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, जो आर्थिक असमता है उसको दूर करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर इनके बीच में जो संघर्ष होता है। तो जब तिरंगे झंडे वाला विवाद आया था तो उसके तहत हमने देखा कि वो तो कहते राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होना चाहिए, उसके अलावा ये कहते कि लाल झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाओ। लेकिन हमने देखा कि लामार्तीन जो गणतंत्रवादी नेता होता है उसके प्रभावशाली भाषण के पश्चात ये विवाद तो सुलझ गया, लेकिन पूर्णतः देखा जाए तो इनमें संघर्ष की स्थिति नहीं टली और अंत तक इनमें संघर्ष चलता रहता है। और हमने देखा कि अंतरिम सरकार में ये अल्पमत होते हैं समाजवादी तो, और ये गणतंत्रवादी क्या होते हैं बहुमत होते हैं। तो अब समाजवादियों के द्वारा इन्होंने कहा, बोले ठीक है, बोले एक बात हमने आपकी मानी तो अब हमारी भी बातें आप मानो। जो हमारे जो सिद्धांत वगैरह है समाजवादियों के, उनको मनवाने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास शुरू कर दिया जाता है और उसी दौरान जो इनके बीच में और संघर्ष बढ़ता जाता है। लेकिन मजबूरी में गणतंत्रवादियों को इनके कुछ सिद्धांतों को स्वरूपिक जो सिद्धांतों को मानना भी पड़ा और उनको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन गणतंत्रवादियों द्वारा जो इनके सिद्धांतों को अव्यवहारिक और असंगत जो साबित करने का प्रयास किया गया और अंततः इनके सिद्धांतों को उनके द्वारा अव्यवहारिक यानी ये गलत है, इनकी बातें इनको गलत साबित कर दिया जाता है, जिससे समाजवादियों की क्या हो जाती है राजनीतिक पकड़ बहुत कम हो जाती है। तो अब आज हम क्लास में बात करेंगे समाजवादियों के उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात की जाए कि समाजवादियों के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत अपने कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लागू करवाने का प्रयास किया जाता है और लास्ट में उनकी वजह से उनकी क्या हो जाती है बदनामी हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं समाजवादी प्रयोग। यानी कि उनके द्वारा कौन कौन सी अपनी पॉलिसीज है, नीति योजना है वो लागू करने का प्रयास। तो सबसे पहले उनका एक मुख्य सिद्धांत है वो उनके द्वारा लागू करवाने का प्रयास किया। वो कह रहे थे, बोले सबको काम का अधिकार, बोले फ्रांस में रहने वाले लोग उनको सबको काम मिलना चाहिए। ये इनका जो मुख्य सिद्धांत था और ये सिद्धांत इन्होंने कहा कि लागू करो। अब गणतंत्रवादी भी मना नहीं कर सकते, लेकिन ये मूलतः हो नहीं सकता, ये असंगत और अव्यवहारिक था कि भाई सभी लोगों को तो रोजगार देना सरकार के पास कैसे संभव हो। लेकिन सरकार ने क्या है, अंतरिम सरकार ने, गणतंत्रवादी ने बोले इनको करने दो, ठीक है, देखते हैं, जब अपने आप इसके परिणाम आएंगे तो जनता को स्वतः ही पता चल जाएगा।
तो ये राइट टू वर्क वाला जो काम का अधिकार है इनके द्वारा ये लागू करवाने का प्रयास किया गया और ये लागू करवा दिया। अब इनमें नेता दो थे, एक तो लामार्टिन जो ये गणतंत्रवादी था और ये लुई ब्लां ये तो कौन सा था, समाजवादी, जो ये समाजवादियों का नेतृत्व कर रहा था और ये गणतंत्रवादियों का नेतृत्व कर रहा था। लामार्टिन ने कहा बोले ठीक है, जो लुई ब्लां का प्रस्ताव है बोले सबको काम मिलना चाहिए, बोले मिलना चाहिए तो ठीक है, बोले लागू कर दो, कर दें लागू। बोले तो ये लुई ब्लां खुश हुआ, बोले ठीक है लागू करो, सबको काम दो। अब सबको काम कहाँ से दे, तो इसके लिए सरकार बोले क्या करे, कहाँ पे लगाएं इनको। आजकल तो तुम देखते हो राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी कानून के तहत मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। वैसे ही रोजगार की गारंटी वाला मुद्दा उठा लाए वहाँ पे फ्रांस में, तो बोले इसके लिए एक काम करो। उस वक्त तो इन्होंने खुदवाए नहीं, जैसे अपने खुदवाते हैं तालाब वगैरह खुदवाते हैं ना, तो मिट्टी वाला काम नहीं। बोले इन्होंने कहा बोले कारखाने बना दो। बोले ठीक है, बोले कारखानों में काम करवाएंगे हम लोगों से और चीज़ें बनवाएंगे, ठीक है, उत्पादन के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, अंतरिम सरकार ने बोले राजकीय जो कर्मशालाएं बोले तो कारखाने खुलवा दे और लोगों को काम उसमें दे देंगे। अब लोगों को कहाँ से दे काम, इतनी बेरोजगार जनता पड़ी, कितने कारखाने खुलवाएंगे, ये कितने लोगों को काम दे। बोले ये तो हो नहीं पाएगा, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। तो बोले इसका ठीक है, बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले क्या करें बताओ। बोले भाई हम तो 7 दिनों में 2 ही दिन काम दे पाएंगे, उसके अलावा बाकी तुम्हारा देख लेना। और उन 7 दिनों में हम पैसे कितने देंगे, तुम्हें 8 फ्रैंक देंगे। फ्रैंक बोले तो इनकी जो मुद्रा है फ्रांक है, जो फ्रांस की अभी मुद्रा क्या फ्रैंक की बात की जाए तो ये बोले इतने रुपए दे देंगे और 2 दिन काम दे देंगे, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो ये असंगत सा अव्यवहारिक, यानी कि जो वास्तव में जो परिणित नहीं हो सकता धरातल पे बात की जाए, ऐसे सिद्धांत लगते। और ये गणतंत्रवादी भी ऐसा चाहते थे कि इनकी बदनामी हो। बोले ज़बरदस्ती ये उठा के लाते हैं, बोले कौन कौन सी प्लानिंग योजनाएं इनके दिमाग में आती रहती है और वास्तव में जो लागू नहीं हो सकती धरातल स्तर पे। बोले ठीक है, तो लागू नहीं हो सकती, तो इन्होंने कहा अब ये लागू कर दी और इनको बदनाम करने। देखो बोले ऐसी योजना लेकर आए, ऐसे इनके सिद्धांत बताओ ये कैसे काम करेंगे, कैसे चलाएंगे। अब ये चाहते थे समाज वाले, बोले इससे क्या होंगे, मजदूर खुश हो जाएंगे, दलित वर्ग वाले लोग, कमज़ोर लोग वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन ये योजना लास्ट में जाकर हम देखेंगे इन्हीं पे उल्टी और भारी पड़ जाएगी। अब लगते हाथ इन्होंने कहा बोले ठीक है, बोले इनको बदनाम करें तो ढंग से ही करें। अगर बदनाम करना तो गणतंत्रवादियों द्वारा कहा जाता है इनको ढंग से बदनाम करना। बोले क्या करें इसके लिए, बोले एक और इनको दे दो योजना। बोले एक काम कर लो और कर लो। इन्होंने कहा बोले क्या, बोले ऐसा काम करो तुम, एक है जो अपने इसके लिए बोले इसको बदनाम करने के लिए कुछ और भी कर लेते हैं। बोले एक शासकीय जो प्रशासकीय श्रम आयोग का गठन कर देते हैं, है कि नहीं, और उसका अध्यक्ष बना देते हैं किसको, लुई ब्लां जो समाजवादी नेता है, और इसको काम सौंप दे। इसको बोलना है बोले ये जो जितनी भी आर्थिक समस्या आ रही है किस वजह से आ रही है ये बताओ, आप देखो और इसके लिए सॉल्यूशन समाधान हमें दो। इन्होंने कहा बोले ठीक है हम कर लेंगे। लुई ब्लां को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और कहा जाता है बोले तुम है जो इसके बारे में बताओ हमको कि ये आर्थिक समस्याएं कैसे आ रही है और मज़दूरों को किस तरीके से रोज़गार दिया जाए। और इनका कार्यालय बोले कहाँ करें, कार्यालय बोले लग्जमबर्ग कर देंगे, तुम्हारा लक्ष्मबर्ग है, इसे लग्जमबर्ग भी कहा जा सकता है, वहाँ कर देंगे, वहीं बैठे रहो और बताओ हमें। तो ये वहाँ चले जाते। अब इनका मूल उद्देश्य ये था कि फ्रांस से दूर भगा दो इनको। अरे मूल तो राजधानी जो फ्रांस की जो पेरिस रहती, पेरिस से जो इनको दूर भगा दो। और इनको दूर करने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाए, लग्जमबर्ग कार्यालय कर दिया जाता है और बोले वहाँ से काम करो, हमें बताओ किस तरीके से काम करना है, लोगों को कैसे रोज़गार देना है, आर्थिक समस्याएं कैसे दूर करें। अब ये क्या करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं बैठे बैठे, लेकिन पैसा कहाँ से है। अंतरिम सरकार तो पैसा देगी नहीं, वित्तीय बजट है, वित्तीय संसाधन इनके पास रहते नहीं, बजट पास नहीं करती। अब इससे क्या होती है, जो मजदूरों में घोर निराशा छा जाती है, मजदूर वर्ग काफ़ी निराश हो जाता है और इनसे नाराज हो जाता है। इससे समाजवादियों के जो ये प्रयोग है ये क्या हो जाते हैं, असफल और अव्यवहारिक सिद्ध हो जाते हैं। जो बात की जाए असंगत लगते हैं, लोगों का भी मजदूरों का भी इनके प्रति जो विश्वास उठ जाता है और धीरे धीरे ये जो क्या होते चले जाते हैं, अप्रिय होते चले। जैसे इन्होंने कर्मशाला कारखाने खुलवाए, अब वहाँ तो जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता, अब वो उत्पादन तो हो नहीं रहा। अब लोगों को ज़बरदस्ती रोज़गार दो, वो भी बोले हमें तो पैसा मिलेगा, चाहे काम करें मन लगा के करें या नहीं करें तो पैसा तो देना पड़ेगा। अब ये जो है इनकी स्थिति खराब होगी, राष्ट्रीय कारखानों की ये जो एक सहायता केंद्र बन के रह जाते हैं, सिर्फ जैसा कि ये सिर्फ खैरात बांटेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई
ये विफल होती चली गई, तो इससे क्या होती है, इनकी लोकप्रियता कम हो जाती है और ये जनता में अलोकप्रिय हो जाते हैं। और यही चाहती है, कौन चाहती है, जो अंतरिम सरकार है और उसमें जो गणतंत्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो इनकी तो ये चलने नहीं देंगे समाजवादियों के। तो इस तरीके से इनके द्वारा क्या किया जाता है, इन समाजवादियों को बदनाम कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने समाजवादियों के द्वारा जो किए गए प्रयोग, फ्रांस की क्रांति होने के पश्चात उनके द्वारा जो अपने जो सिद्धांत लाकर लागू करवाने का प्रयास किया जाता है, इसी बात को लेकर जो गणतंत्रवादियों और समाजवादियों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके तहत इनका मुख्य सिद्धांत जो सभी को काम का अधिकार, राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार दिलवाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को पसंद जो बात की जाए खुश करने के लिए समाजवादियों द्वारा ये सिद्धांत लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। तो गणतंत्रवादियों द्वारा अपनी इच्छा न होते हुए इस सिद्धांत को लागू किया जाता है और इस सिद्धांत को अतार्किक घोषित करने के लिए, अतार्किक साबित करने के लिए, अव्यवहारिक साबित करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और अंततः वह इस प्रयास में सफल होते हैं। और उसके अलावा जो इनके द्वारा जो प्रयोग, इनको प्रशासकीय श्रम आयोग का गठन करके जो समाजवादी नेता है लुई ब्लॉक को जो अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसको जो कार्यभार लग्जमबर्ग कार्यालय देते हुए सौंपा जाता है, जो उसमें कार्य करने में क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। इससे इनकी जो बात की जाए, फ्रांस की जनता में लोकप्रियता कम होती चली जाती है और इनका राजनीतिक महत्व घटता चला जाता है। और यही चाहते हैं गणतंत्रवादी, यही चाहते थे कि इनका राजनीतिक महत्व क्या हो जाए, राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए, और उसमें वह सफल होते हैं। तो इस तरीके से समाजवादियों के द्वारा दो प्रयोग किए गए और वही प्रयोग जो अतार्किक और असफल और अव्यवहारिक रहते हैं, जिसके तहत पहला तो काम पाने का अधिकार है, ये राइट टू वर्क, ये पहला प्रयोग किया गया। और उसके अलावा जो दूसरा है जो इनके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, जो गणतंत्रवादियों के द्वारा इनको बदनाम करने के लिए जो एक संगठन प्रशासकीय श्रम आयोग का गठन करके और उसका अध्यक्ष बनाया और काम सौंपा, जिसका काम इनके द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा सका और इनको वित्तीय संसाधन भी इनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए। तो इन परिस्थितियों में जो इस तरीके से समाजवादियों का राजनीतिक महत्व है और उनका कद कम होता चला जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।